हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ा और इसी के साथ हम इस चैप्टर को वाइंड अप भी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर। अब बेसिकली हमने पढ़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होती है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कंज्यूमर की। एक्चुअल में कंज्यूमर आखिर होता कौन है? नॉर्मल वे में हम सोचेंगे कि यार जो कोई गुड्स परचेज करता है ऑब्वियसली वो कंज्यूमर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो गुड्स परचेज कर रहा है वो कंज्यूमर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कि हम कंज्यूमर उस इंडिविजुअल को मानेंगे जब वो जिसने उस प्रोडक्ट को परचेज किया वो उसे यूज़ करे या कंज्यूम करे, ना कि किसी कमर्शियल पर्पस या फिर रीसेल के लिए उसने लिया हो। मतलब कि कंज्यूमर वो इंडिविजुअल होगा जब वो उसने जिस प्रोडक्ट को परचेज किया उसे वो कंज्यूम करेगा, ना कि रीसेलिंग पर्पस के लिए उसने खरीदा हो या फिर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए। तो बेसिकली हु इज़ अ कंज्यूमर? एक्चुअली एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कैश पेमेंट, क्रेडिट पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, किसी भी तरीके से जब उसने पे किया किसी गुड के लिए, देन ही इज़ अ कंज्यूमर। लेकिन वो कंज्यूमर तब होगा जब वो उसे कंज्यूम करने के लिए परचेज करे, ना कि रीसेल पर्पस के लिए। रीसेल पर्पस के लिए ना उसने उस गुड को परचेज किया हो, बल्कि कंज्यूम करने के लिए जब उसने उस गुड को परचेज किया है, then he will be called a consumer. So any person who buys any good for a consideration to consume it but not for resale purpose, then he is a consumer. Or any person who hires or avails any service for a consideration which is not for commercial purpose. मतलब कि गुड जो है वो कंज्यूमर को खुद कंज्यूम करना है, एंड सर्विस जो है वो कभी भी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, तब ही वो इंडिविजुअल हम कंज्यूमर बोलेंगे उसे। मतलब कि कंज्यूमर कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन हो सकता है जिसने गुड्स परचेज किया हो फॉर कंसिडरेशन टू बी कंज्यूम्ड बट नॉट फॉर रीसेल पर्पस, या फिर एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस for a consideration again it can be cash, credit, deferred payment, any method, and the service availed is not for commercial purpose. मतलब कि कंज्यूमर हर एक केस में होगा जब उसने गुड्स परचेज किए या फिर सर्विसेज अवेल की, लेकिन किस किस केस में नहीं होगा? जब उसने गुड्स रीसेल पर्पस के लिए परचेज किए होंगे या फिर उसने कोई सर्विस कमर्शियल पर्पस के लिए हायर या अवेल की होगी। तो कंज्यूमर कौन है? एनी पर्सन जिसने कोई गुड्स खरीदे हैं जो कि रीसेल पर्पस के लिए नहीं है, या फिर उसने कोई सर्विस अवेल की है या हायर की है जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है, देन दैट इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड अ कंज्यूमर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन फाइल अ कंप्लेंट। मतलब कि बेसिकली अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई माल प्रैक्टिस हुई है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की गई है, तो उस केस में कंप्लेंट कौन कौन फाइल कर सकता है किसी भी कंपनी के खिलाफ, राइट? तो बेसिकली ये कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो किसी भी कंपनी या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिए कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट है एनी कंज्यूमर, ऑब्वियसली कोई भी कंज्यूमर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। बेसिकली ऐसी बहुत सारी कंज्यूमर एसोसिएशन या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में, स्प्रेड करने में अवेयरनेस हेल्प करती है। तो कोई भी ऐसी जो एसोसिएशन है वो भी किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट के खिलाफ जो कंप्लेंट है वो फाइल कर सकती है। नेक्स्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्रोडक्ट ख़राब है या फिर ये कंपनी कुछ गलत कर रही है, देन दे कैन फाइल अ कंप्लेंट। नेक्स्ट है एनी लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पर्सन। बेसिकली अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो उसका कोई भी जो लीगल हायर है वो भी केस फाइल कर सकता है किसी प्रोडक्ट या फिर किसी कंपनी के खिलाफ। द लास्ट इज वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ मेनी। अब अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लाइक सपोजिंगली किसी प्रोडक्ट में कोई
गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया, उनकी हेल्थ को अफेक्ट किया। तो उन केस में वो सारे लोग एक तरीके से यूनियन बना के उस जो कंपनी है उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करते हैं। सो दैट इज़ दिस केस, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा लोग या फिर 1, 2 और 3 जब बहुत सारे लोगों के रिप्रेजेंट करते हुए ऑन द बिहाफ ऑफ मेनी कंज्यूमर्स, 1 or 2 or more consumers file a complaint against any company or against any product। तो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट में ये सारे लोग हैं या एसोसिएशन है जो केस फाइल कर सकती हैं। कोई भी कंज्यूमर, कोई कंज्यूमर एसोसिएशन विच इज़ रजिस्टर्ड, नेक्स्ट है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, एनी लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पर्सन, एंड द लास्ट इज 1 or more consumers on the behalf of many consumers। Now the next topic is redressal agencies। Basically हमने Consumer Protection Act that is CPA 1986 में पढ़ा कि it seeks to protect and promote the interest of the consumers and help them getting their grievances redressed। अब बेसिकली जो grievances को redress करने के लिए CPA बनाया गया स्पीडीली तरीके से और इनएक्सपेंसिव तरीके से, उसमें 3 तरीके की redressal agencies बनाई गई। दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट फोरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, स्टेट कमीशन जो स्टेट लेवल पे होगी, एंड द नेशनल कमीशन। तो ये तीनों रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई अंडर CPA 1986 दैट इज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। अब इन तीनों को कैसे बाइफिकेट किया गया, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनके डिफ्रेंसिएशन के लिए, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज जो सबसे मेजर डिफरेंस इन तीनों में है वो है अमाउंट का, मतलब कि कितने अमाउंट के केस आ रहे हैं उस पर ये डिपेंड होता है कि वो कौन सी वाली फोरम में या कमीशन में जाएगा। मतलब कि देखो अमाउंट मैंने यहाँ लिखा है, अब इसका देखते हैं कि कितने अमाउंट वाला कौन सी कमीशन या कौन से फोरम में जाएगा। बेसिकली जो केस या जो कंप्लेंट आती है जिनका अमाउंट लेस देन 20 लाख है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में डील की जाएंगी, और जिनका अमाउंट 20 लाख से 1 करोड़ के बिटवीन है दैट विल गो टू स्टेट कमीशन, एंड जिनका मोर देन 1 करोड़ है दे विल गो टू नेशनल कमीशन। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे जो एजेंसीज बनाई गई हैं उनको सबसे मेजर किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द केस। मतलब कि अगर 20 लाख से कम का कोई केस आएगा अमाउंट का दैट विल बी डेल्ट अंडर डिस्ट्रिक्ट फोरम, अगर कोई 20 लाख से 1 करोड़ का है तो वो स्टेट में, और 1 करोड़ से ज़्यादा का नेशनल कमीशन डील करेगी। नाउ द नेक्स्ट इज मेंबर्स। बेसिकली ये जो रिड्रेसल एजेंसीज हैं इनके मेंबर्स कौन कौन होते हैं या फिर इनके जो जजमेंट करते हैं वो कौन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है एंड 2 अदर मेंबर्स, जिसमें से कंपल्सरी है 1 टू बी विमेन, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होगा एंड 2 अदर, जिसमें से 1 फीमेल का होना कंपल्सरी है। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट जैसा ही होता है, दैट इज एक प्रेसिडेंट होता है एंड 2 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक फीमेल का होना कंपल्सरी है। लेकिन नेशनल लेवल पे थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें एक प्रेसिडेंट होता है एंड 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक फीमेल का होना कंपल्सरी है। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में तीनों में प्रेसिडेंट होता है और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनमें से एक का फीमेल का होना कंपल्सरी है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में 2 अदर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, लेकिन नेशनल कमीशन में 4 अदर मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली ये जो मेंबर्स है इनको अपॉइंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल कमीशन की। तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे होती है उसमें कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका एक लास्ट पॉइंट है कि बेसिकली अगर सपोजिंगली हमारा जो केस था वो 20 लाख से कम का था, राइट। तो अगर मेरा यहाँ पे जजमेंट हुआ लेकिन मैं एज ए कंज्यूमर उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थी, तो क्या मुझे उसका डिसीजन ही मानना पड़ेगा या फिर जो मैं हायर अथॉरिटी है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट या फिर नेशनल कमीशन या स्टेट कमीशन के पास अपना केस लेके जा सकती हूँ। तो इसके लिए बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल या डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो डिसीजन है उसको मैं आगे स्टेट लेवल में फॉरवर्ड कर सकती हूँ अगर मैं सेटिस्फाइड ना हूँ विदिन 30 डेज। मतलब कि जैसे सपोजिंगली मैंने अपना केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट फोरम में, उन्होंने मुझे जजमेंट दिया, लेकिन मैं अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं स्टेट
स्टेट लेवल में अगेन जस्टिस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, बट विद इन 30 डेज। मतलब कि जब डिस्ट्रिक्ट फोरम का जजमेंट आया उसके जो नेक्स्ट 30 डेज है उनके अंदर अंदर ही मुझे स्टेट कमीशन में अपने केस की कंप्लेंट फिर से करनी होगी, वरना मैं नहीं कर पाऊँगी अपने केस को आगे फॉरवर्ड। अब बेसिकली अगर सपोजिटली मैंने स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर दिया, लेकिन जो स्टेट कमीशन थी उसके जस्टिस से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो मैं नेशनल कमीशन के पास जा सकती हूँ अगेन विद इन 30 डेज ऑफ जजमेंट। मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट वाला था वो भी 30 डेज के अंदर अंदर आप स्टेट के पास लेके जा सकते हो, और जो स्टेट कमीशन का डिसीजन था उसको भी मैं चैलेंज कर सकती हूँ इन नेशनल कमीशन, बट विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट ऑफ द स्टेट कमीशन। अब अगर मैं नेशनल लेवल पे चली गई, सपोजिटली मैं नेशनल लेवल के से भी कन्विंस नहीं हुई, तो द लास्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट, राइट। अगर सपोजिंगली मैं नेशनल कमीशन के जस्टिस या जो उन्होंने डिसाइड किया है उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो द लास्ट ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट अगेन, जिसमें मैं 30 डेज के अंदर अंदर ही अप्लाई कर सकती हूँ, एंड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसे फाइनल माना जाएगा, आप उसे आगे फिर से चैलेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये लास्ट पॉइंट था कि अगर मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम के जस्टिस से या जो उन्होंने डिसाइड किया है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं स्टेट लेवल में अपने केस को लेके जा सकती हूँ, बट विद इन द 30 डेज ऑफ द जजमेंट। स्टेट लेवल वाले से भी नहीं हूँ तो मैं नेशनल लेवल पे जा सकती हूँ, और नेशनल लेवल वाले से मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकती हूँ, बट ऑल दिस शुड बी विद इन 30 डेज। मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट या एक फोरम से, एक रिड्रेसल एजेंसी से दूसरी रिड्रेसल एजेंसी में अप्लाई करने का जो टाइम है वो 30 डेज है। अगर आपने वो टाइमलाइन मिस कर दी तो आपका केस इनवैलिड हो जाएगा, एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द लास्ट बॉडी, इसके बाद आप अपने केस की आगे सुनवाई नहीं करवा सकते। सो दीज आर द 3 रिड्रेसल एजेंसीज एंड द डिफरेंट पॉइंट्स। Now the next topic is relief available. Basically जो redressal agencies डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल कमीशन वाली थी, इनमें जो जजमेंट किए जाते हैं, मतलब कि जो कंज्यूमर को जो उसकी कंप्लेंट है उसके खिलाफ क्या क्या रिलीफ मिलती है या क्या क्या चीज़ें कोई जो फोरम है, रिड्रेसल फोरम्स, वो एक कंपनी को ऑर्डर कर सकती हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज़ टू रिमूव द डिफेक्ट और डेफिशिएंसी। बेसिकली जो प्रेसिडेंट या जो जजेस होते हैं वो रिड्रेसल एजेंसीज़ की वो कंपनीज़ को कहते हैं कि जो आपकी गुड में डिफेक्ट है उसे रिमूव करो, या फिर जो आपकी सर्विसेज में डेफिशिएंसी रह गई उसको आपको इम्प्रूव करना है और उस डेफिशिएंसी को हटाना है। नेक्स्ट है टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। मतलब कि जो रिड्रेसल एजेंसीज़ का जजमेंट है वो ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट सेल किया तो उस प्रोडक्ट को आप न्यू प्रोडक्ट से रिप्लेस करके दो जो कि नॉन डिफेक्टिव हो टू द कंज्यूमर। नेक्स्ट है रिफ़ंड। रिफ़ंड मतलब कि जो प्राइस कंज्यूमर ने उस गुड या सर्विस के लिए पे किया था आप उसे उसकी मनी वापस दे दो ताकि आप इस केस को यहीं सेटल कर सको। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यू द माल प्रैक्टिस और द अनफेयर प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग। मतलब कि जो एक कंपनी एज अ कंपनी अगर आप कोई अनफेयर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर माल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तो उसको आपको स्ट्रिक्टली डिसकंटिन्यू करना होगा। नेक्स्ट है नॉट टू ऑफर हेजार्डस गुड्स फॉर सेल। मतलब कि अगर आप एज अ कंपनी कोई हेजार्डस प्रोडक्ट सेल कर रहे थे तो आपको वो सेल नहीं करना है। नेक्स्ट है टू पे द कॉम्पेंसेशन या फिर टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट। टू इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो रिड्रेसल एजेंसीज होती है वो ये कह सकती हैं कि आप एज अ कंपनी एक करेक्टिव एडवर्टीजमेंट शो करो कि ये जो हम पहले अपनी एडवर्टीजमेंट में शो कर रहे थे वो एक्चुअली फॉल्स था या फिर हम आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे थे एंड वी आर सॉरी फॉर दिस एंड दिस इज़ द ट्रू पिक्चर ऑफ आर प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये सारे रिलीफ हैं या जो नॉर्मल बेसिस पे जजमेंट किए जाते हैं इन द रिड्रेसल एजेंसीज फॉर द कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय द कंज्यूमर्स। Now
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। बेसिकली आपने ऐसा देखा होगा सोसाइटी में कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी को बेटर डेवलप करने में या फिर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है। जैसे कि आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी होंगी जिनका मेन मोटिव होता है कि टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज या टू स्टॉप चाइल्ड लेबर या फिर टू स्टॉप फीमेल फर्टिसाइड। तो बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के लिए अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है। तो वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं एंड दे आर कॉल्ड कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर आर सम एनजीओज एज वेल जो कंज्यूमर को उनके राइट्स का सही तरीके से यूज़ करने में और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। बेसिकली एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या जो एनजीओज होते हैं वो बेसिकली किन किन तरीक़ों से कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर क्या रोल प्ले करते हैं वो कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट आई हैव रिटन। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एजुकेट द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स। बेसिकली जो कंज्यूमर है वो इतना अवेयर नहीं होता है अपने राइट्स के बारे में। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं ये क्या करती है? जनरल पब्लिक जो होती है उनको अवेयर करने के लिए कैंपेन्स टाइम टू टाइमली लॉन्च करती रहती हैं ताकि वो जो कंज्यूमर्स हैं या जो जनरल पब्लिक हैं उनको उनके राइट्स एज अ कंज्यूमर के बारे में अवेयर करा सके। दैट इज़ कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स एंड द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नाउ द नेक्स्ट इज टू पब्लिश पीरियोडिकल्स टू इम्पार्ट कंज्यूमर एजुकेशन। अब बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। तो अवेयरनेस वो बहुत तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। वन मेथड इज़ पीरियोडिकल्स। या तो वो पीरियोडिकल्स पब्लिश करें या फिर कोई स्ट्रीट प्ले के थ्रू या फिर किसी एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या फिर कोई भी तरीका जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज यूज़ कर सकती हैं जनरल पब्लिक को उनके राइट्स या फिर कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में बताने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ टू कैरी आउट क्वालिटी चेक्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बेसिकली जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये टाइमली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके उसकी क्वालिटी को चेक करते रहते हैं। लाइक सपोजिंगली कोई भी प्रोडक्ट है वो मार्केट में अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने जब उसकी क्वालिटी चेक की तो उन्हें पता चला कि इसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो कंज्यूमर्स की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जब वो इस इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करेंगे तो फिर केस वगैरह फाइल होता है। तो इट्स अ लेंदी प्रोसेस। सो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस या जो एनजीओज कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में काम करते हैं उनका एक ये भी मोटिव होता है या वो एक ये भी रोल प्ले करते हैं कि वो टाइम टू टाइम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर किसी भी रैंडम प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक्स करते रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी है वो बीच बीच में अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट कर रही है या फिर कुछ ऐसा यूज़ कर रही है जो कंज्यूमर्स की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है एंड सो ऑन। नाउ द नेक्स्ट इज इंकरेज द कंज्यूमर्स टू प्रोटेस्ट एंड टू फाइल कंप्लेंट। हमने ये जो कल की क्लास में पढ़ा था कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो इस एक्सप्लॉयटेशन को समझ नहीं पाते या फिर वो जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करते। तो ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो एनजीओज होती हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स को इनकरेज करती है कि आप उस कंपनी या जो प्रोडक्ट जो हैज़ार्डस या फिर कुछ इफ़ेक्ट जो हमें इफ़ेक्ट कर सकता है या जो एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है उस प्रोडक्ट के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करो या फिर अगर आपके साथ कोई कुछ फ्रॉड हुआ है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स। अब ऑब्वियसली अगर किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इनकरेज किया कि मैं कंप्लेंट फाइल करूं तो वो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझे मेरा जो डिसीजन है या जो मेरा फेवरेबल डिसीजन है मतलब कि जो पूरी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट कर सकता है दैट इज़
वो मिलने में मेरी हेल्प करती है। मतलब कि जब जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंज्यूमर्स को तो इनकरेज करती ही हैं कि आप केस फाइल करो या प्रोटेस्ट करो, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है वो फुल्ली सपोर्ट भी करती हैं ऐसे कंज्यूमर्स को, ताकि उन्हें जस्टिस मिल सके। Now the last topic of this chapter is the some consumer organization and NGOs। हमने पढ़ा कि बेसिकली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोसाइटी को डेवलप करने में कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए काम करती हैं, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं। तो ऐसी हर एक सिटी में या फिर नेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारी बुक में कुछ के नाम लिखे हुए हैं, तो मैंने उनमें से कुछ लिख दिए हैं, बाकी आप अपनी NCERT से रीड कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कॉमन कॉज इन दिल्ली, सेकेंड इज़ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, दैट इज़ वॉइस इन दिल्ली। तो वॉइस मतलब वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। नेक्स्ट है CPC, दैट इज़ इन अहमदाबाद। CPC मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। एंड नेक्स्ट इज कट्स इन जयपुर। कट्स बेसिकली मीन्स कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। तो ऐसी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोसाइटी हैं जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में और उनको उनके राइट्स दिलवाने में मदद करती हैं। सम आर दीज, दैट इज कॉमन कॉज, वॉइस, CPC एंड कट्स, एंड देयर आर मेनी मोर विच यू कैन रीड फ्रॉम आवर बुक, फ्रॉम योर बुक दैट इज NCERT। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी खत्म होता है। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल Grounded to Grow for more related videos. Thank you.